अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जावेद ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज कोयटा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, अभी मैं फर्स्ट ईयर के आज से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो फर्स्ट ईयर का स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन आपके लिए ईजी कर दूँगा। लेकिन स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन को ईजी करते वक्त हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती है वो चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। जब हम ये बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे तो ही हम इस काबिल होंगे कि हम स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे और स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन को चक्कर बोर्ड को यूज़ करते हुए आपके लिए मैं सारी कैलकुलेशन, सारा मैथमेटिकल पोर्शन आसानी से क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैंने वादा किया था, आज बिस्मिल्लाह करके मैं फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो स्टॉक्यूमेट्री सीखने के लिए कम से कम हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए कि एटम क्या है। बहुत से स्टूडेंट इस एटम वगैरह में फंसे रहते हैं। मालिक्यूल क्या है, आयंस क्या है। इसके बाद जब मैं स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा तो मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, मोलर मास क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारी। जब तक ये चीज़ें हमारी क्लियर ना होगी हम स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन को कभी भी नहीं समझ सकते। लिहाजा मैं अभी सबसे पहले एटम और एटम का जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल के आसपास हम जो एटॉमिक नंबर वगैरह ये चीज़ें लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लिहाजा वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको बुनियादी टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली जो फर्स्ट ईयर में अक्सर स्टूडेंट के लिए हेडेक होती है वो आपके लिए आसान होगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एटम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एटम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एटम। एटम का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड आटमोस से निकला है। किससे निकला है? एटम का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड आटमोस से निकला है, जिसका मतलब है अनकटेबल या इंडिविजिबल। जिसका मतलब है अनकटेबल या इंडिविजिबल, मतलब ऐसा छोटा चीज़ या ऐसी छोटी प्रॉपर्टी जिसे आप काटते 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 थक जाओ और आपकी कटाई रुक जाए, उस छोटे पीस को हम क्या कहते हैं? एटम। ये किसने कहा था? डेमोक्रिटस ने। ये किसने कहा था? डेमोक्रिटस साइंटिस्ट नहीं था, फिलासफर था। वो एक तड़े पे बैठकर वो एक पेज को उठाता था, लोगों को कहता था देखो मैं इस पेज को काट रहा हूँ। जहाँ पे कटाई रुक जाएगी उस चीज़ को एटम कहा गया। फिर एक जॉन डाल्टन नामी साइंटिस्ट आया जो था स्कूल टीचर, इंग्लिश स्कूल टीचर था। उसने हमें क्लासिकल डिफिनेशन दी। किसकी? क्लासिकल डिफिनेशन एटम्स की दी। ठीक, किस तरह दी? जॉन डाल्टन ने 1803 में एटम को इस तरह डिफाइन किया, जो कि इस डिफिनेशन को आजकल रूटीन में हम इस डिफिनेशन को यूज़ नहीं करेंगे, हम मॉडर्न डिफिनेशन को यूज़ करेंगे। हमारा मेन टारगेट एटम की डिफिनेशन में मॉडर्न डिफिनेशन होना चाहिए। क्लासिकल डिफिनेशन में आपको थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम मॉडर्न डिफिनेशन की तरफ आएंगे। उसके एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने क्लियर करता जाऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका एटम का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे सपोज सबसे पहले नंबर पे क्लासिकल डिफिनेशन, या जिसे हम कहते हैं ओल्ड डिफिनेशन। क्या कहते हैं? ओल्ड डिफिनेशन। जो किसने पेश किया था? जॉन डाल्टन ने 1803 में। कितने में पेश किया था? उसने ये कहा था इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। उसने सिर्फ एलिमेंट को टारगेट किया था, लेकिन मॉडर्न डिफिनेशन में हम एलिमेंट के साथ साथ कंपाउंड को भी टारगेट करेंगे। ये बड़ा फर्क है इन ओल्ड डिफिनेशन और न्यू डिफिनेशन में। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट का छोटे से छोटा यूनिट दैट कैन बी इंटर इनटू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। आजकल हम इस डिफिनेशन को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जॉन डाल्टन ने एटम की डिफिनेशन को, सारी डिफिनेशन को एटम की बुनियाद पे क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। लिहाजा हम एटम के साथ साथ कंपाउंड को भी रूटीन के एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं। लिहाजा हम इस डिफिनेशन को बहुत ही पुराने वक्तों में यूज़ किया करते थे। आजकल हम मॉडर्न डिफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। अब मैं मॉडर्न डिफिनेशन का एक एक लफ्ज़ आपको समझाऊंगा जो कि इससे काफ़ी डिफर होगा। जैसे मॉडर्न डिफिनेशन, आजकल जो हम मॉडर्न डिफिनेशन एटम का कहते हैं, किस तरह कहते हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस का खालिस सब्सटेंस का ये छोटे से छोटा ज़र्रा है। और खालिस सब्सटेंस कौन से होते कायनात में? एलिमेंट और कंपाउंड।
खालिस सब्सटेंस कौन से होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन यूनिवर्स, जो कायनात में आज़ादाना तौर पे रह भी सके और ना भी रह सके। बेशक वो एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा आज़ादाना तौर पे रह सके या नहीं रह सके, हम उसे भी एटम कहेंगे। कंपाउंड का भी छोटे से छोटा ज़रा जो आज़ादाना तौर पे रह सके या नहीं रह सके, हम उसे भी एटम कहेंगे। ये मॉडर्न डिफिनेशन है। विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन यूनिवर्स एंड कैन इंटर इनटू द केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो छोटा ज़रा बेशक वो आज़ादाना तौर पे रहे या ना रहे, लेकिन कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा ले सके, हम उस छोटे ज़र्रे को एटम कहेंगे। ठीक, कैन इंटर इनटू द केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट केमिकल रिएक्शन, जो आखिर तक पूरे रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद भी अपनी असलियत को बरकरार रख सके। लिहाजा मैं ये क्लासिकल डिफिनेशन यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, साफ करने वाला हूँ। मैं मॉडर्न डिफिनेशन के एक एक स्टेप्स को समझाने वाला हूँ। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस क्लासिकल डिफिनेशन को गालिबन आप लोग नोट कर चुके हो। मैं इस क्लासिकल डिफिनेशन को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं मॉडर्न डिफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट, क्या लिख रहा हूं? एलिमेंट लिख रहा हूं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कंपाउंड। मैं दोनों की एग्जांपल दूंगा ताकि ये डिफिनेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इस काबिल हो जाओ कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जैसे टफ तरीन चैप्टर को आसानी से स्टार्ट कर सको। जैसे मैंने एलिमेंट्स लिए, किस तरह के एलिमेंट्स मैंने लिए? मैंने लिया हाइड्रोजन एलिमेंट्स। क्या लिया? हाइड्रोजन एलिमेंट्स। मैंने लिया ऑक्सीजन का एलिमेंट्स, ठीक, या मैंने लिया हीलियम का एलिमेंट्स। क्या लिया? हीलियम का एलिमेंट्स, ठीक। हाइड्रोजन के एलिमेंट का क्या मतलब? हम उसे किस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं? H2 के सिंबल से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन के एलिमेंट का क्या मतलब? ऑक्सीजन के एलिमेंट को हम O2 से डिनोट करते हैं, O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम के एलिमेंट का क्या मतलब? हम उसे He से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? He से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा सोचें, हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? H2 सिंबल से। अब आप मुझे बताएं, इस H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? 2। कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? 2। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट कितने एटमों से मिलकर बनता है? 2। ये क्या है? ये एटम है। ये क्या है? ये एटम है। इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन का एलिमेंट की फॉर्मेशन करेंगे। लिहाजा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? आपको कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? 2 एटम्स नजर आ रहे हैं। कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? 2 एटम्स। इसका मतलब है ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसका ये छोटा जरा, ये वाला O, ये एटम कहलाया जाता है। इसका ये छोटा जरा, ये वाला O, ये एटम कहलाया जाता है। और हीलियम एटॉमिक स्टेट में स्टेबल है, या एटॉमिक स्टेट में स्टेबल, इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो लिहाजा हीलियम का एटम हम सिंपली He से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट का भी छोटा से छोटा जरा, एलिमेंट का भी छोटे से छोटा जरा, एलिमेंट का भी छोटे से छोटा जरा, एलिमेंट का भी छोटे से छोटा जरा, और एलिमेंट का भी छोटे से छोटा जरा हमारे पास क्या कहलाया जाता है? एटम कहलाया जाता है। अब मैं कंपाउंड की तरफ आ रहा हूं। अब कंपाउंड का भी छोटे से जरा, कंपाउंड का भी छोटे से छोटा जरा क्या कहलाया जाता है? एटम कहलाया जाता है। जैसे मिसाल, मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिए, ठीक, जैसे मैंने लिया वाटर, ठीक, जैसे मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मैंने लिया नाइट्रिक एसिड, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का क्या फार्मूला है, आप मुझे कहोगे H2O। अगर मैं कहूं सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला है, आप मुझे कहोगे H2SO4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला है, आप मुझे कहोगे NHNO3, ठीक। अब वाटर के इस फार्मूले को जरा देखिए गौर से। इस फार्मूले के अंदर आपको 3 एटम्स मिलेंगे। कितने एटम्स मिलेंगे? 3। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और 1 एटम किस चीज का? ऑक्सीजन का। मतलब 3 एटम अगर आपस में मिलेंगे वो वाटर बनेगा। 2 एटम अगर हाइड्रोजन के थे, 1 एटम अगर ऑक्सीजन का था, तो वो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए जरा, सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे,
नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कौन से नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। तो जरा देखें, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड मैं शो करने की कोशिश करूंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के कंपाउंड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स पाए जाते हैं, 4 एटम्स पाए जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को जरा देखिए, नाइट्रिक एसिड में कितने एटम्स पाए जाते हैं, नाइट्रिक एसिड में कितने एटम्स पाए जाते हैं। 1 एटम हाइड्रोजन का है, 1 नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के आपके पास 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के आपके पास 3 एटम्स है। इसका मतलब है कि कंपाउंड भी किस चीज से बनता है, एटम से। एलिमेंट भी किस चीज से बनता था, एटम से। लिहाजा इसका मतलब है मैं कह सकता हूं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन यूनिवर्स। एलिमेंट का भी वो छोटे से छोटा जर्रा, कंपाउंड का भी वो छोटे से छोटा जर्रा जो कायनात में आज़ादाना तौर पे रह भी सके और ना भी रह सके। ये जो आज़ादाना तौर है, मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, इसको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। गालिबन ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा, लिहाजा मैं इसे रिमूव करूंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने अभी आपको ये दूसरा पॉइंट समझाना है एटम का। कौन सा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे 2 हेडिंग लिख रहा हूं, एक में लिख रहा हूं मे एग्जिस्ट, ठीक, दूसरी हेडिंग में लिख रहा हूं मे नॉट बी एग्जिस्ट, जो कायनात में आज़ादाना तौर पे रह भी सके और आज़ादाना तौर पे ना भी रह सके। जैसे आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हमारे पास पीरियडिक टेबल में एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में आपके पास जरा देखिए, हमारे पास होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक, रेडॉन। क्या मैंने हीलियम के नीचे कुछ 2, 3 कुछ लिखा, नहीं लिखा। इसका मतलब ये आज़ादाना तौर पे रह रहा है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। क्या पूरा है, सॉरी, इसका डुप्लेट पूरा है। हीलियम डुप्लेट के रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो आपके पास है नियोन से लेकर रेडियम तक, ये आपके पास स्टेबल है क्योंकि ये फॉलो करते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं, फॉलो ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। इनके आखिरी शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इनके आखिरी शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हीलियम के आखिरी शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्योंकि हीलियम के पास पहला शेल ही आखिरी है, तो 2। जब कोई किसी एटम का पहला शेल आखिरी हो, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कहते हैं कि इट कैन बी फॉलो या इट विल बी फॉलो या इट फॉलो द डुप्लेट रूल्स, फॉलो द डुप्लेट रूल्स। कौन सा रूल्स, डुप्लेट रूल्स, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है, आज़ादाना तौर पे रह रहा है। लिहाजा ये जो जितने भी एलिमेंट इसके हैं जिनके नीचे मैंने 2, 3 कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट का। आखिरी शेल में एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कायनात में आपको इस तरह के एटम्स भी मिलेंगे जो आज़ादाना तौर पे रहते हैं, उन्हें भी हम एटम कह सकते हैं। और वो एलिमेंट जो आज़ादाना तौर पे नहीं रहते, जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन नहीं रहता आज़ादाना तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे क्लोरीन नहीं रहता आज़ादाना तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन नहीं रहता आज़ादाना तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन नहीं रहता आज़ादाना तौर पे। कैसे नहीं रहता, कैसे नहीं रहता? हाइड्रोजन को मैं अक्सर H की सूरत में नहीं बल्कि H2 की सूरत में लिखूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन से मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका। तो देखा जाए ये भी डुप्लेट फॉलो कर रहा है, अगर देखा जाए ये भी डुप्लेट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन एक एटॉमिक सूरत में अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए H2 में कन्वर्ट होगा। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन को मैं Cl नहीं लिखूंगा बल्कि Cl2 लिखूंगा। Cl2 का क्या मतलब? Cl2 का क्या मतलब? क्लोरीन के 2 एटम्स है जिन्होंने आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ है और एक क्लोरीन के पास आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के पास आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अगर मैं इस क्लोरीन को देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये स्टेबल है।
अगर मैं इस क्लोरीन को देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये स्टेबल है, तो क्लोरीन आपके पास Cl नहीं बल्कि Cl2 में लिखा जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट के रूल को फॉलो करने की कोशिश करेगा या अपने आप को नोबल गैसेस बनाने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन आपके पास O नहीं लिखा जाता, इसे हम अक्सर O2 लिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और एक ऑक्सीजन के पास होते हैं आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखा जाए इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे कर रहा है, इस ऑक्सीजन को देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एटॉमिक सूरत में कभी भी स्टेबल नहीं है, ये अपने आप को O2 की सूरत में लाता है। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट के कानून को फॉलो करने की कोशिश करता है, दूसरा ऑक्सीजन ऑक्टेट को फॉलो करने की कोशिश करता है। इसी तरह नाइट्रोजन को अगर देखा जाए, नाइट्रोजन N2 की सूरत में लिखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और एक ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 और लेगा तो इसका मतलब ऑक्टेट पूरा कर रहा है, अगर ये 3 और लेगा इसका मतलब ऑक्टेट पूरा कर रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, तो ये N की सूरत में नहीं रहेगा, ये अक्सर आपके पास N2 की सूरत में रहेगा, अक्सर आपके पास ये N2 की सूरत में रहेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास कायनात में बहुत से ऐसे एटम है जो आज़ादाना तौर पे नहीं रहते, वो अपने आप को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा हो जाए। तभी हम कह सकते हैं कि कुछ एटम हमारे पास विच मे नॉट बी एग्जिस्ट और मे एग्जिस्ट ये होंगे, और मे नॉट एग्जिस्ट, और बहुत से एटम आपके पास आ सकते हैं। अभी मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा 1 बाय 1 एक एक करके, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, अदरवाइज मैं आगे जाने वाला हूँ और डेफिनेशन को मजीद वाज़े करने वाला हूँ। लिहाजा देखते जाएं, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह मैं आपके लिए स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत ही ईजी करने वाला हूँ। यही बुनियादी चीज़ें स्टूडेंट को समझ नहीं आती, लिहाजा वो अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे सीखें, इसको कैसे याद रखें। अब देखें डिफिनेशन में हमने क्या कहा था, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड का छोटे से छोटा ज़रा है विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन यूनिवर्स एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आज़ादाना तौर पर जो कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा ले सके। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिया हाइड्रोजन H2, फिर मैंने लिया Cl2, ठीक, तो मेरे पास क्या बनेगा 2HCl। ये कैसे हुआ? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके इस तरह बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन मिलके इस तरह बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को खींचा, इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को खींचा, तो मेरे पास HCl के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। ठीक, अब आप मुझे बताएं, जब मैंने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम्स को लिया, रिएक्टेंट में क्लोरीन के एटम्स को लिया, क्या उन क्लोरीन एटम ने अपनी शक्ल चेंज की, अपने नेम चेंज किया या अपना सिंबल चेंज किया? नहीं किया। देखिए हाइड्रोजन का ये एटम है, प्रोडक्ट में भी ये एटम है हाइड्रोजन का। ठीक, क्या हाइड्रोजन यहाँ पे सल्फर बना? नो। क्या हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन बना? नो। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन ही था, HCl में कन्वर्ट हुआ, तब भी ये हाइड्रोजन है, तब भी ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन था, क्या क्लोरीन यहाँ पे नाइट्रोजन बना? क्या क्लोरीन यहाँ पे नाइट्रोजन बना? नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं बना, अपनी असलियत को बरकरार रखता है। जैसे एंड डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट केमिकल रिएक्शन। कीमियाई रिएक्शन में एटम हिस्सा लेता ज़रूर है, अपनी असलियत को बरकरार रखता है, आखिर तक अपने आप को चेंज नहीं कराता, अपने आप को चेंज नहीं होने देता। ये था आपके पास एटम की डिफिनेशन। अब मैं एटम्स के कुछ सिंबल्स, मतलब एटम्स का जब हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊंगा कि रूटीन में आप रिएक्शन के अंदर एटम की सिंबल किस तरह लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एटॉमिक सिंबल या रिप्रेजेंटेशन, इस तरह कहूँगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक सिंबल्स कि एटम को हम किस चीज़ से शॉर्टकट डिनोट करते हैं? सिंबल से। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ X से। अब ये X कुड बी एनी, X कोई भी हो सकता है, मतलब ये X आपके पास ऑक्सीजन भी हो सकता है,
ये X आपके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी हो सकता है। ये X आपके पास, ये X आपके पास, ये X आपके पास सोडियम भी हो सकता है। ठीक, मतलब मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को अपने कंसर्न्ड सिंबल से डिनोट किया जाता है, लेकिन सिंबल के आसपास आप उसका एटम का एटॉमिक नंबर किधर लिखोगे, एटॉमिक मास किधर लिखोगे, ठीक, वो रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास होनी चाहिए एटम के हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, अगर x के लेफ्ट साइड बॉटम पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 कोई डिजिट लिखा, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो इस एटम के एटॉमिक नंबर को शो करेगा। किसको शो करेगा? एटॉमिक नंबर को शो करेगा, एटॉमिक नंबर को शो करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो मैं इसका लेफ्ट साइड बॉटम में लिखूंगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मैं उसको लेफ्ट साइड बॉटम में लिखूंगा। और सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो मैं उसको लेफ्ट साइड बॉटम में लिखूंगा। ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, सिंबल, एटॉमिक सिंबल की रिप्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आपके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ईजी होता जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये x है, x के लेफ्ट साइड टॉप एरिया पे अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 कुछ लिखूंगा, ये किस चीज को शो करेगा? ये शो करेगा मास नंबर को, जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर को। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप कहोगे 16, और अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, आप कहोगे 14, और अगर मैं कहूँ सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, आप कहोगे 23। अब क्या कहोगे? 23। इसका मतलब है सिंबल किसी एटम को जब आप सिंबल से लिखते हो तो सिंबल का एटॉमिक नंबर किस एरिया में लिखा जाता है, किस पोर्शन में लिखा जाता है, मास नंबर किस पोर्शन में लिखा जाता है। और अगर देखा जाए इसी x के राइट साइड बॉटम में अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 कुछ लिखता हूँ, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स। उसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स, एटमों की तादाद। उसका मतलब क्या होगा? एटमों की तादाद। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे लिखा 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 2 एटम है। और यहाँ पे मैंने लिखा नाइट्रोजन के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा 2, और सोडियम के नीचे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब है मैं उसे एक एटम मान के चलूंगा। और यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसका मतलब है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 2 एटम्स है। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के मैंने 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो एक्स के राइट साइड बॉटम एरिया पे हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, एटमों की तादाद लिखते हैं। ठीक, इसी तरह अगर मैं इस एक्स के राइट साइड टॉप एरिया पे मैं यहाँ पे 1 2 3 कुछ लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा? राइट साइड 1 2 3 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का राइट साइड टॉप पे मैं लिखता हूँ 2, नाइट्रोजन की राइट साइड टॉप पे मैं लिखता हूँ 3, और सोडियम के राइट साइड टॉप पे मैं लिखता हूँ 1। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने 1 2 3 कुछ लिखा, इसका मतलब है कि वो उस एटम की क्या शो की जाएगी? वैलेंसी। क्या शो की जाएगी? वैलेंसी। क्या शो की जाएगी? वैलेंसी। वैलेंसी इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज द ओनली नेम ऑफ डिजिट। ये उस इंसे का नाम है जो एटम के आखिरी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की तादाद को शो करता है। अक्सर स्टूडेंट इस बात में फंसे रहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, वो कहता है -2। गलत। -2 का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कहाँ है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो गए। अगर मैंने कहा कि ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी, तो आप कहोगे 2, क्योंकि वैलेंसी के साथ हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लगाते। लेकिन इसी जगह पे राइट साइड टॉप एरिया पे जहां पे हम वैलेंसी को शो करते हैं, एटम की वैलेंसी को शो करते हैं, अगर इसी जगह पे मैं लिखूं +-1 या +-2 या +-3, इसी जगह पे मैं अगर लिखूं तो वो किस चीज को शो करेगा? वो शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट को। किस चीज को? ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। किसको शो करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट को। जैसे मिसाल मैं ऑक्सीजन की यहाँ पे राइट साइड टॉप एरिया पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2, यहाँ पे नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ -3, यहाँ पे सोडियम का लिखा हुआ है 1, मैं लिखता हूँ +1। क्या लिखता हूँ? +1। इसका मतलब है अगर मैंने किसी एटम के सिंबल के राइट साइड पे
टॉप एरिया पे मैंने -2 या +2 या -2 या +3 मैंने डिजिट के साथ सिंबल रिप्रेजेंट किए तो वो वैलेंसी नहीं होगी, वो कहलाया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे? कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर अगर कंपाउंड से अलग हो, अगर कंपाउंड से अलग हो तब उसे कहा जाता है आइंस, तब उसे कहा जाता है आइंस। तब ये यहाँ पे +-1 या +-2 या +-3 यही ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कन्वर्ट हो सकता है आइंस में, ठीक। और आइंस भी आपके पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव को हम कहते हैं केटाइन और नेगेटिव को हम कहते हैं एनाइन, ठीक। अब देखिए ज़रा स्केच में एक और चीज़ भी है, ठीक। कैसे? अगर एटम के सिंबल के एग्जैक्टली टॉप एरिया पे, यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखता हूँ, बिल्कुल टॉप एरिया पे, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि पोजीशन ऑफ एटम्स, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे लेक्चर चल रहे हैं उसमें मैं अक्सर एटम के ऊपर नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4। वो 1 2 3 4 जो एटम की बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे लिखा जाता है उसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ एटम। उसका मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ एटम। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? पोजीशन ऑफ एटम। वो क्या आएगा? पोजीशन ऑफ एटम। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 1 2 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। अगर मैं इस कंपाउंड को नाम दूंगा तो ये लंबा चेन 1 2 3, तो देखिए इस कार्बन के ऊपर मैंने 1 दिया, इस कार्बन के ऊपर 2 दिया, इस कार्बन के ऊपर 3 दिया, तो ये 1 2 3 का मतलब क्या है? इसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एटम। इसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ एटम। एटम की पोजीशन रिंग में एटम, इस वक्त किस एटम की बात हो रही है? तो एटम की पोजीशन सिंबल के एग्जैक्टली टॉप पे लिखी जाती है 1 2 3, इस तरह के नंबरिंग से लिखी जाती है। लेकिन लास्ट में इसी एटम का यही स्केच अगर मैं लेफ्ट साइड पे बॉटम में नहीं, टॉप में नहीं, एग्जैक्टली उसके लेफ्ट साइड पे मैं लिखता हूं 1 2 3, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? जैसे इसका मिसाल मैं आपको दे दूं, मैं कहूं 5H2O, फिर मैं कहता हूं 7H2SO4। अब देखिए सिंबल के लेफ्ट साइड पे मैंने 5 लिखा है, सिंबल के बिल्कुल एग्जैक्टली साइज में, और इसी तरह H के इस तरफ मैंने लिखा है 7। ये H2O की इस तरफ ये 5 और H2SO4 की इस तरफ 7। इस नंबर का क्या मतलब होता है आपने इसको भी जानना होगा। ये जो एग्जैक्टली X के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 लिखा होता है, ये दो चीज़ों को शो करता है, ठीक। ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी शो करता है। किसको शो करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी शो करता है। और ये आपके पास नंबर ऑफ मोल को भी शो करता है, नंबर ऑफ मोल को भी शो करता है। इसका मतलब है मुझसे कोई पूछे 5H2O का क्या मतलब, मैं कहूंगा 5 मॉलिक्यूल ऑफ 5 मोल ऑफ H2O, या मैं कह सकता हूं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसका मतलब है आपको एटम का स्केच भी समझ आया कि एटम का स्केच यूज करते वक्त उसका एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखा जाता है, उसका मास नंबर कहाँ पे लिखा जाता है, उसके एटमों की तादाद कहाँ पे लिखी जाती है, उसकी वैलेंसी कहाँ पे लिखी जाती है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे लिखा जाता है, उसके आयंस कहाँ पे लिखे जाते हैं। और इस एटम के एग्जैक्टली टॉप पे ये नंबर जैसे 1 2 3, ये नंबर किस चीज़ को शो करता है? पोजीशन ऑफ एटम। पोजीशन ऑफ एटम कहाँ पे लिखा जाता है? और एक्स के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 डिजिट क्यों यूज किया जाता है? जो कि किस चीज को शो करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल को। किस चीज को शो किया जाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको प्यारा लगा होगा, नॉलेज से भरा हुआ नज़र आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली आप इसे शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है क्वेटा साइंस एकेडमी। मैं अब स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाला हूं, तो ये बुनियादी 1-2 लेक्चर और भी इसके ऊपर मैं दूंगा। उसके बाद मैं स्टॉक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में अंदर दाखिल हो जाऊंगा और फिर मैं आपको मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम एक एक करके मैं आपको एक एक
करके एक एक पॉइंट आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। लिहाजा काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम क्या है? क्वेटा साइंस एकेडमी। इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको एजुकेशन में सपोर्ट करूँगा, ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपके लिए लेक्चर में अपलोड करता जाऊँगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करेंगे और मेरे वीडियो को मुकम्मल कंप्लीटली देखने की भी कोशिश करेंगे। इसमें आपको नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह, हर रोज़ एक नॉलेज मिलेगा। वस्सलाम।